अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट नेम्स हैं। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को इनक्लोज किए हुए। इसके अलावा इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि जिन सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती उनमें ये आउटर मोस्ट जो है वो लेयर होती है, इसलिए इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और एक और नेम भी है इसका प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा भी इसको कहा जाता है। जो इसमें जो लेमा वर्ड है ये मेम्ब्रेन के लिए है और प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा के इर्द गिर्द वाली जो है मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है। अगर तो बैक्टीरिया का सेल हो, प्लांट का सेल हो, एल्गी या फंजाई का सेल हो तो उनमें ये इनर टू सेल वॉल होगी, और अगर ये एनिमल का सेल है तो फिर ये जनरली क्या होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल की। ये इसकी जो लोकेशन है। अच्छा, ये मौजूद होगी इन ऑल सेल, वेदर उसमें प्रोकैरियोटिक सेल हो और यूकैरियोटिक सेल हो, हर सेल के अंदर इसकी प्रेजेंस है। इनक्लोज करेगी सेल के तमाम जो कंटेंट है, इंटरनल कंटेंट को, और ये सेमी पोरस बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, एक रुकावट के तौर पे जनरेट करती है। और सेमी पोरस से मतलब इसके अंदर जो है पोर्स भी पाए जाते हैं, सुराख भी होते हैं मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन एंड आउट। अगली चीज आएगी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये डायनेमिक नेचर की है, मतलब ये फिक्स नहीं है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मदद से हम इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये कि ये एक कोई फिक्स्ड और एक ही जगह पे एक ही फॉर्म में गर्म पड़ी हुई स्ट्रक्चर जन्म नहीं है। इसमें चेंजेस जो है वो आती रहती हैं, कम होती रहती है, ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि जब इसमें एक्सोसाइटोसिस होनी है, एंडोसाइटोसिस होनी है, स्पेशली एंडोसाइटोसिस जब होगी तो मेम्ब्रेन के कुछ जो होते हैं पार्ट्स होते हैं वो रैप करके मटेरियल को सेल के अंदर आ जाते हैं, और एक्सोसाइटोसिस के वक्त में वही मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेलिस की फॉर्म में या वैक्यूल की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनी होती है वो बाहर जाते हुए दोबारा उन कंपोनेंट्स को सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा जो है बना जाती है। मतलब इसमें कंटिन्यूसली जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। इसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगी उसमें इन्हांस भी हो सकती है ये, और रिड्यूस भी होती रहती है। इस बिना पर हम कहते हैं इट इज डायनेमिक इन नेचर, चेंज होती रहेगी इसकी नेचर। अब जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसका जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। मॉडल ये इंट्रोड्यूस करवाया है थ्रू अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एस जे सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। इन्होंने 1972 के अंदर ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इसमें हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, इट इज लिपिड बाय लेयर। लिपिड बाय लेयर का मतलब है दो लिपिड्स इसमें लेयर होती हैं, और ये लिपिड कौन से होंगे? इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स जो पाए जाते हैं। एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक इसका हेड होता है, एक इसकी टेल होती है। हेड इसका हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है, वाटर के लिए एफिनिटी रखता है, जबकि इसकी जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हिटिंग होगी, वाटर फेयरिंग होगी, वाटर से एफिनिटी जो है वो नहीं रखती, पानी के लिए जो है इसमें अट्रैक्शन जो है वो नहीं होती। सो हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल मौजूद होगी फॉस्फोलिपिड के अंदर, और ऐसे फॉस्फोलिपिड की एक बाय लेयर पाई जाती है, दो तहें जो है वो पाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर। सेकंड जो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज प्रोटीन, और प्रोटीन फ्लोट करती है विद इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन ने क्या करना है? फ्लोट करना है डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे ये प्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड होती हैं। थर्ड हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो हैं ये कुछ पॉइंट्स पे लिपिड लेयर के साथ वेज्ड होते हैं, एक किनारे से कोने से क्या होंगे, इसके साथ अटैच होंगे। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, लिपिड बाइलेयर होंगी और इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं
प्रोटीन, कुछ प्रोटीन इसकी इनर साइड यानी जो इंटरनल सरफेस की ये मेम्ब्रेन इंटरनल साइड को शो कर रही है, ये साइड्स में एक्सटर्नल जो साइड होगी उसको शो कर रही है। इसके अंदर आ जाती हैं डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स, जबकि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये भी अटैच होती हैं। ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ चेन्स होती हैं इसके अंदर, और कुछ इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी अटैच्ड होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। अब इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये वाले फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इसको एनहांस करके दिखाया है। लिपिड बाइलेयर जो है इसमें एक इसका हेड है, ये हेड वाले जो रीजन है इसके, और ये टेल वाला रीजन है। एक लेयर और ये दूसरी, दो तहों से मिलकर लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन होती है। एक लेयर को अगर आप लें तो इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होंगे और हाइड्रोफोबिक टेल होंगी। वाटर को अट्रैक्ट करने वाले, वाटर के लिए अट्रैक्शन रखने वाले, वाटर के लिए एफिनिटी रखने वाले, जो वाटर लविंग इसमें एंड है, कॉर्नर है इसका, इसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे। जबकि टेल इसकी वाटर फेयरिंग है, हाइड्रो फॉर वाटर होगा, और फोबिक जो है वो फोबिया से निकला है, हेटिंग और फेयरिंग, जो खौफ जो है ना वो रखे, वाटर के लिए एफिनिटी ना रखे, तो टेल इसकी हाइड्रोफोबिक है। ये एक इंडिविजुअल हमारे पास फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। इस तरह से मिलकर जो है स्ट्रक्चर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली हम प्रोटीन की बात करेंगे, जो कि हमने देखा कि इसकी इनर साइड पे, इसकी आउटर साइड पे, इसकी लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं बहुत सारी प्रोटीन। तो वो प्रोटीन कौन कौन से, 5 डिफरेंट क्लासेस की प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होंगी। सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होंगी जिन्होंने डिफरेंट चैनल्स बनाने हैं, इन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करनी है, और सिलेक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होती है या असिस्टिव जो होती है इसमें मॉलिक्यूल जो कैरियर के तौर पर इसमें प्रोटीन जो है एक्ट करेंगी और कैरी करके डिफरेंट मटेरियल को इनसाइड द मेम्ब्रेन और आउटसाइड द मेम्ब्रेन ले जाने के लिए जो काम करेगी, ये प्रोटीन कहलाती हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। सेकेंड क्लास हमारे पास एंकर्स आ जाती हैं, एंकर करने वाली और एडहेसिव प्रोटीन होंगी, जो एडहेयर होती हैं, जो एंकर करती हैं, कहाँ पे जो है ना ये अटैच जो है ना वो होती हैं किसके साथ, ये डिफरेंट जो है वो एंकर प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लगी होंगी, और ये अटैचमेंट करवाएंगी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, और सॉरी ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ये अटैचमेंट करवाते हैं साइटोस्केलेटन और डिफरेंट फाइबर्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर और इनर साइड पे डिफरेंट जो इसमें मटेरियल है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट जो फाइबर्स हैं, और साइटोस्केलेटन के जो कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनको अटैच करवाने के लिए, उनको एडहेयर करने के लिए ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तीसरी क्लास हमारे पास मार्कर प्रोटीन की आ जाती है। ये इनका बेसिक काम क्या होता है, सेल की जो फॉर्म है, सेल के डिफरेंट स्पीशीज के अंदर ये स्पेसिफिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और जनरली अटैच होती हैं शुगर के साथ एक्सटीरियर साइड पे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड पे, आउटर साइड पे ये प्रेजेंट होती हैं, और इनकी मदद से इनको मार्कर के तौर पर, आइडेंटिफाइंग प्रोटीन के तौर पर जो है यूज किया जाएगा। चौथी क्लास हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन की है। ये बाइंड करती हैं मैसेंजर मॉलिक्यूल को, यानी जो मैसेज लेके आने वाला मॉलिक्यूल है उसको अपने साथ बाइंड कर लेती हैं। इस बिना पर ये रिसेप्टर कहलाती हैं कि रिसीव कर रही हैं ये मैसेज को, सिग्नल्स को। तो इसमें एग्जांपल हम हार्मोन से ले सकते हैं, जो हार्मोन्स आ रहे हैं, पैगाम लेके आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने वाली जो रिसेप्टर प्रोटीन है, या इसी तरह से ये रिसेप्टर प्रोटीन हम न्यूरॉन के अंदर अगर लें तो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी रिसेप्टर प्रोटीन कहलाएंगी। ये हमारे पास एग्जांपल रही एक रिसेप्टर प्रोटीन पड़ी हुई है। और फिफ्थ क्लास हमारे पास प्रोटीन्स की आ जाती है एंजाइमेटिक प्रोटीन, यानी एंजाइम के तौर पर यूज होने वाली जो प्रोटीन होंगी इन्हें एंजाइमेटिक प्रोटीन कहा जाता है, और ये कैटालाइज करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस को। इसमें एग्जांपल हम प्रोटीएजेस की ले सकते हैं,
और फॉस्फेटेसिस जो है इनकी एग्जांपल ली जा सकती है। फंक्शंस लेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इट इज सेमी पोरस बैरियर, बैरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है, हर मटेरियल को गुजरने नहीं देगी। सेल के बाहर की तरफ इसने एक बाड़ बनाई हुई है, एक रुकावट बनाई हुई है, एक बैरियर जो है वो लगाया हुआ है। सेकेंडली इट एक्ट एज बाउंड्री, ये बाउंड्री बना रही है, सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको इनक्लोज कर रही है, अपने अंदर रख रही है। थर्ड इसका फंक्शन हम लेते हैं, इट इज डिफरेंशियली परमिएबल, और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेगी कि वो पास हो सके, बाकी मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करते। प्रीवियसली इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता था, लेकिन इससे ज़्यादा जो सूटेबल वर्ड है वो डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सो परमिएबल होती है मेम्ब्रेन फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और तमाम वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज के हैं, अनचार्ज्ड हैं, उनको ये अलाउ करती है कि उसमें से गुजर सकें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आसानी से गुजर जाते हैं। और वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो चार्ज्ड होते हैं, जो लार्जर साइज के होते हैं और वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, उन सबको गुजारने के लिए यहाँ पे जो है वो रेगुलेशन होती है। तो लार्ज मॉलिक्यूल को अगर इसमें अमाइनो एसिड को, शुगर्स को, चार्ज मॉलिक्यूल्स को लें तो दीज आर रेगुलेटेड, यानी इनको स्पेसिफाइड वे में मेम्ब्रेन के आर और पार जो है ना गुजारा जा सकता है। इसके लिए स्पेशल चैनल प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, तो वो चैनल प्रोटीन और कैरियर जो इसके अंदर प्रोटीन्स होंगी, उन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को क्रॉस जन्म करवाना है। तो तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, तमाम जो वेस्ट मटेरियल होंगे, तमाम जो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, उनको ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि इसके अंदर ऐसे गुजर कर सेल के बाहर भी जा सकते हैं और सेल के अंदर भी आ सकते हैं। फिर हमारे पास जो तमाम यूकेरियोटिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनकी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता जुलता, और उनके फंक्शन भी बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। टेक्निक्स टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, इसी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ की जा सकती हैं, उनको हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहली टेक्निक जो है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से लिपिड की स्ट्रक्चर और प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगी उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक टाइप है। सेकेंड हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो टाइप है उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसकी मदद से जो सरफेस के ऊपर पड़ी होंगी प्रोटीन, सरफेस के ऊपर जो अपीयरेंस आ रही होती है, किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, उस टोपोलॉजी को, सरफेस स्टडी को इसकी मदद से मुकम्मल किया जाता है। थर्ड हमारे पास कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के अंदर एक फोकस्ड लेजर स्कैनिंग जो है बीम डाली जाती है और डिफरेंट इसमें फ्लोरिसेंस और कलर्स जो है ना वो ऐड किए जाते हैं, जिसकी मदद से एक शार्प और डिटेल इमेज बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फोर्थ मेथड के अंदर इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपरली टोटली जो है रिफ्लेक्शन की तरफ लाया जाता है। रिफ्लेक्शन की मदद से जो इमेज इसमें बनाया जाएगा वो हाई रेजोल्यूशन का इमेज होगा। जनरली इसमें हाई रेजोल्यूशन के इमेज साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स को और अदर जो कंपार्टमेंट्स होंगे सेल के अंदर पड़े हुए, जो स्पेशली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑर्गेनेल्स की, उनको स्टडी करने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी टेक्निक यूज़ की जाती है। फिर हमारे पास मेथड है जी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप की वो फॉर्म है जिसमें
हाई रेजोल्यूशन के इमेज बनाए जाते हैं। और इसमें जो मेन जो फोकस होता है वो इतना कि सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ एटम नहीं, इस माइक्रोस्कोप की मदद से सब जो एटॉमिक लेवल है वहां तक रेजोल्यूशन अचीव की जा सकती है। सिक्स हमारे पास मेथड आता है एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन की प्रोटीन का, यानी प्रोटीन्स के अंदर किस किस तरह के एटम कहाँ कहाँ किन किन पॉइंट्स से ऊपर लगे हुए हैं, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक यूज की जाती है। देन हमारे पास लिपिडोमिक्स आता है। इसमें लिपिड्स की जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होगी वो की जाएगी, और लिपिड जो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर आ रही है, उस लिपिड बाइलेयर को स्टडी करने के लिए लिपिड्स का जो मैस होगा उसकी स्पेक्ट्रोमेट्री, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसको इस टेक्निक की मदद से स्टडी करेंगे। आठवां मेरे पास जो मेथड है आखिरी वाला, दैट इज फ्लोरिसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। यानी फ्लोरिसेंस जो है रंग और इसमें जो कलर आएगा वो उसको रिकवर करना है। पहले इसमें फोटो ब्लीचिंग करनी है। फोटो ब्लीचिंग का मतलब है कि लाइट जो है वो डाल के उसका कलर जो है वो खत्म करना है, और उसके बाद कलर को रिकवर भी करना है। अब इसमें इस टेक्निक की मदद से जो प्रोटीन की और लिपिड की जो मोबिलिटी है उसको स्टडी किया जा सकता है कि किसी जगह पे लिपिड जो है ना मौजूद है, यानी जहां जहां लिपिड मौजूद है, जहां जहां प्रोटीन मौजूद है, ये क्या मूव करके इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जो है वो जा सकती हैं, या कि किसी पॉइंट पे जो है ये मूवमेंट नहीं हो सकती। इस मूवमेंट को स्टडी करने के लिए, जो हमने कहा डायनेमिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसकी मोबिलिटी को, इसमें लिपिड और प्रोटीन की मोबिलिटी को चेकआउट करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है फ्लोरिसेंस लेबल्ड एरिया, यानी हम इमेजिन कर लें कि हमने ये वाला एरिया, इतना एरिया जो है इसको हमने लेबल कर लिया था किसी फ्लोरिसेंस से, किसी रंग से मखसूस जो है इसके अंदर कलर्ड मार्कर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, उनको यूज करके ये हमने इसको फ्लोरिसेंट लेबल कर दिया था। लेबलिंग के बाद इसको फोटो ब्लीच किया जाएगा, यानी कलर खत्म कर दिया जाएगा। फिर इसके ऊपर, इस फोटो ब्लीच हुए एरिया के ऊपर क्या डालेंगे, लेजर की बीम डालेंगे। जब लेजर की बीम इस पे जो है वो पड़ेगी, तो जो पहले इसका रंग ब्लीच कर दिया गया था, फोटो ब्लीच हो चुका था, वो रंग लेजर बीम की मदद से दोबारा हासिल किया जाएगा, और अनब्लीच जो मॉलिक्यूल्स थे जो पहले थे वैसे ही, यानी एक तो एक्चुअल थे, फिर इसको फ्लोरिसेंट किया गया, फ्लोरिसेंट करने के बाद रंग देने के बाद इस रंग को खत्म किया गया, और खत्म करने के बाद फिर डालेगी इसके ऊपर लेजर बीम। लेजर बीम ने क्या करना है, इसमें क्या ये लिपिड इसी जगह पे हैं, ये प्रोटीन इसी जगह पे हैं, या ये मूव करके दाएं बाएं या किसी भी और डायरेक्शन में जो है मूव किए हैं। इस मूवमेंट को इस टेक्निक की मदद से चेक किया जा सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एडवांस लेवल की स्टडी की जा सकती है।